हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अफरोज़ रिजवी राष्ट्र समाज समाचार में आप सबका खैर मकदम है, स्वागत है। पेश हैं देश और दुनिया से जुड़ी सियासी और गैर सियासी खबरों पर तबसरे। दोस्तों, इस वक्त फिर देश में जिस तरह से काकरोच जनता पार्टी बन गई थी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने किसी मामले में नौजवानों को लेकर के उनकी बेरोज़गारी और उनके फालतू काम का इल्ज़ाम लगाते हुए ये उनको मिसाल काकरोच से दे दी थी। कहा था कि उनके पास, आज के युवा के पास कोई काम ही नहीं है सिवाय ये इनकी हालत काकरोच जैसी हो गई है। तो उस वक़्त युवकों में इतना ज़्यादा नाराज़गी हुई थी इस टिप्पणी को लेकर के कि विपक्ष ने भी इस पर आवाज़ उठाई थी कि हमारे देश के युवक सम्मानित हैं, उनके बारे में इस तरह की टिप्पणी उचित नहीं है। तो बाद में CGI ने तो अपनी इसमें स्पष्टीकरण दे करके अपने बात को कह दिया था। मेरा इशारा देश के सारे नौजवानों से नहीं, कुछ उन नौजवानों से था जो फर्जी लॉ की डिग्री लेकर के वकालत कर रहे हैं, नकली डिग्री, और इस तरीके से वो समाज में गलतफहमियाँ पैदा करते हैं। और तो इस तरह से जो CGI की सफाई आई उस पर भी बात बनी नहीं, और देश के युवाओं ने देखते ही देखते एक अकाउंट बना लिया YouTube पर, जिस पर देखते ही देखते लाखों में उसके फॉलोअर हो गए, और बाद में काकरोच जनता पार्टी वजूद में आ गई। अभिजीत दीपके जो कि अमेरिका में रहते हैं, उन्होंने वहाँ से अपना बुरिया बिस्तर बांधा और भारत में आ गए, इंडिया में आ गए। यहीं के रहने वाले हैं, औरंगाबाद के, महाराष्ट्र के। यहाँ उन्होंने एक बहुत बड़ी आंदोलन को खड़ा कर दिया कि सरकार जो है शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त कराए। खैर बहरहाल इस पर तो तफसील से बहुत बताया जा चुका है आप लोगों को कि काकरोच जनता पार्टी को लेकर के जो बवाल हुआ, जो अभी भी चल रहा है, जो जिस तरह से वो वजूद में आ गई, उसी तरीके से अब 15 अगस्त को जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में एक शब्द ये कह दिया कि हथियार वाले नक्सली तो चले गए, उनका खात्मा कर दिया गया, अब दिमागी नक्सली बचे। अब दिमागी नक्सली कौन हैं? जेनजी हैं, छात्र हैं, युवा हैं, विपक्षी दल के लोग हैं, कौन हैं? कांग्रेस का कोई ऐसा खास लीडर है? तो सभी ने उस पर जो है बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया, और ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस पर लगातार रोज़ आ रहा है। आज भी आप पार्टी के मुखिया केजरीवाल ने भी ये कहा है कि मुझे दिमागी नक्सली होने पर गर्व है क्योंकि मैं देशभक्त हूँ। इस तरह से उन्होंने बहुत सारी मिसालें दी हैं और इल्ज़ाम लगाया है, आरोप लगाया है कि आज की सरकार और प्रधानमंत्री जिस तरीके से किसी को भी दिमागी नक्सली और काकरोच और ये सब का वो पैदा किया जा रहा है माहौल कह के, तो आज हमारे कई महापुरुषों को उन्होंने नाम भी लेकर वो भी होते तो उन पर भी यही कह देते कि दिमागी नक्सली है। खैर बहरहाल ये विवाद थम नहीं रहा है, इस पर लगातार हो रहा था। अब दिमागी नक्सली को लेकर के इस तरह की टिप्पणी चिदम्बरम ने दी, महबूबा मुफ्ती ने दी, तमाम लोगों ने दी कि हमें काकरोच, अरे हमें दिमागी नक्सली होने पर गर्व है। बहरहाल अब इस तरह की टिप्पणी रोज़ हो रही है और उनसे प्रधानमंत्री से सवाल जवाब शुरू कर दिया गया है कि वो जवाब दें कि ऐसा क्यों है। लेकिन इस तरीके से जो माहौल लगातार गर्माता जा रहा है, उसी के बीच अब PM के इस बयान को लेकर के भी सोशल मीडिया पर एक अकाउंट खोल दिया गया है। एक कैंपेन शुरू हो गई है दिमागी नक्सल को लेकर, दिमागी नक्सल जनता पार्टी। अब इस पर जो एक्स पर जो अकाउंट आया, एक नया अकाउंट आया है कि @DNJP, यानी दिमागी नक्सल जनता पार्टी, DNJP के नाम से ये दर्शा रहा है। उस पर अकाउंट में अभी तक 15 से ज़्यादा फॉलोअर्स दिखाई दे रहे हैं, जबकि इसमें इंस्टाग्राम पर यह तादाद 1.5 लाख के करीब दिखाई जा रही है। अब इसने अपना स्लोगन क्या तैयार किया है? सोचो, रिसर्च करो, विरोध करो, ये इनका नारा है। तो अब देश के अंदर एक नई थीम, एक नई लहर चल पड़ी है कि जो भी ज़रा सा कुछ अपने अहंकार के ज़रिए किसी को कुछ कहे, बस उसको जो है उसी तरह से मुँह तोड़ जवाब दो। यानी जिस तरह काकरोच जनता पार्टी बन गई, अब
नया अकाउंट चल गया, इस पर जो है लोग अपना फॉलो कर रहे हैं उसको, और इसको जो है दिमागी नक्सली जनता पार्टी वजूद में आ गई है। तो अब देखिए कि इस तरीके से देश के अंदर कितनी और ऐसी पार्टियां बन जाएंगी अगर इस तरीके से बजाय किसी की समस्या के हल निकालने के और उसके खिलाफ इस तरह से माहौल बनाया गया, उस पर किसी इस तरह की टिप्पणी की गई जो उसको पसंद नहीं है, तो फिर ऐसे ही हालात पैदा होंगे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने का क्या आशय था, उन्होंने क्यों ऐसा कहा कि जो हथियारों वाले नक्सली थे उनका तो खात्मा कर दिया गया, लेकिन देश के अंदर अभी भी एक ऐसी जहनीत काम कर रही है जो नक्सली विचारधारा की, और उन्होंने कहा कि इसका खात्मा, इसका बाइकाट बहुत ज़रूरी है क्योंकि समाज में ये लोगों को गुमराह कर रही है। ऐसी ताकतों को कुचलना चाहिए और उनका बाइकाट हो, उनको बिल्कुल भी ये मौका ना मिले कि वो अपना हाथ पाँव पसार सकें। तो बहरहाल अब इस तरीके की बात प्रधानमंत्री ने कही है, तो प्रधानमंत्री देश को एक रचनात्मक और साफ सुथरा देश बनाने के लिए तो कोई भी बात कहते हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अब ये बात कह दी कि अभी दिमागी नक्सली बचे हैं। अब दिमागी नक्सली क्या मतलब? नक्सली का मतलब ये है कि जो लोग अपना अधिकार खुद से मांगने के लिए विरोध में खड़े हो जाते हैं। तो वो नक्सल गांव के लोग थे, उन्होंने जो ये सब शुरू किया था आज़ादी के बाद से, उन्हें नहीं मिला था सारी सुविधाएं, नागरिक सुविधाएं, तो वो लोग वहाँ से विरोध पे शुरू हुआ, तो धीरे धीरे नक्सली एक पूरा संगठन बन गया। तो अब उसकी मिसाल वो इस तरीके से संकेत में दे रहे हैं कि दिमागी नक्सल, तो ऐसा समझा जा रहा है कि वो किसी न किसी को कह रहे हैं, जबकि पूरा विपक्ष और पूरा आलोचक इस बात को लेकर के पिल गए हैं कि ये प्रधानमंत्री इसको स्पष्ट करें कि दिमागी नक्सल कौन है, किसको कह रहे हैं, इनका मतलब किससे है, कि कौन लोग हैं दिमागी नक्सली के तौर पर काम कर रहे हैं। खैर बहरहाल अब ये मामला इस हद तक गरमाया है कि अब कांग्रेस जनता पार्टी की जगह दिमागी नक्सली जनता पार्टी की चर्चा शुरू हो गई है, और इसको लेकर के इस पर लगातार इसके फॉलोअर बढ़ते जा रहे हैं। इसमें अभी जो ख़ास फॉलोअर हैं, इसमें कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, आपके नेता अरविंद केजरीवाल, यूट्यूबर ध्रुव राठी, कॉमेडियन कुणाल कामरा, एक्टर प्रकाश राज समेत सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत से नाम हैं जो इससे जुड़ते चले जा रहे हैं। तो इसको लेकर के भी एक नई चर्चा शुरू हो गई है कि अब अगर ये भी खड़ा हो गया एक संगठन, एक दल, तो फिर सरकार से तमाम तरह के और सवाल जवाब शुरू हो जाएंगे। तो अब ये देश में देखिए इससे क्या होगा, क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, ये तो सरकार ही जाने। लेकिन फ़िलहाल अपने इस बयान को लेके प्रधानमंत्री ने कोई स्पष्टीकरण या कोई अभी सफाई नहीं दी है कि मेरा आशय किससे है किससे नहीं है। वो अभी पूरी सरकार भी चुप है और प्रधानमंत्री भी चुप है, जबकि पूरे देश में इस बात को लेकर हंगामा भी, बहुत बड़ा विवाद उठ खड़ा हुआ है कि प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठे व्यक्ति ने देश में तमाम लोगों को दिमागी नस्ली कहा है, और किसको कहा है ये वो स्पष्ट करें। तो इस तरीके से जो अब ये चल रहा है विवाद, ये कहाँ ख़त्म होगा, कैसे ख़त्म होगा, ये देखने लायक होगा। क्योंकि कांग्रेस जनता पार्टी भी पिल गई है इस पर कि हमें संकेत करके कहा गया है, और कांग्रेस जनता पार्टी जो है दूसरे पार्ट 2 का आंदोलन भी करने जा रही है। तो बहरहाल कुल ये ले दे करके देश के अंदर एक और नया माहौल कुछ खड़ा हुआ है। बहरहाल अब इससे सरकार और प्रधानमंत्री कैसे निपटेंगे, लेकिन फ़िलहाल वो एक नई मुसीबत में फंसते दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अब कुछ विदेशों से भी खबरें हैं कि अमेरिका ने जो है वो अमेरिका ईरान के बीच जो है तनाव जारी है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। इसके बजाय अमेरिका की एक कांग्रेस वूमेन लेडी हैं, उन्होंने जो है ये बात कही है कांग्रेस वूमेन ने कि उनका एक्स पर उन्होंने लिखा है अपना, रविवार को सोशल मीडिया पर उन्होंने ये दावा किया है, उनका नाम है मार्जरी टेलर ग्रीन, ने एक सनसनीखेज दावा किया है कि अमेरिका जो है ईरान पर परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है और उस पर रणनीतिक बैठकें कर रहा है। अब इसमें उन्होंने कोई सबूत या कोई दस्तावेज तो पेश नहीं किए हैं, लेकिन ये समझा जा रहा है कि उन्होंने कुछ तो
आधार बनाया है, किसी बात को देखा है, कई अधिकारियों को उन्होंने नाम भी नहीं बताया है कि किससे उनकी बात हुई, लेकिन उन्होंने ये इशारा दिया है कि अगर ट्रंप ने इस तरह की रणनीतिक बैठकें की हैं और ईरान पर हमला हुआ है, यानी अमेरिका वाशिंगटन ईरान पर हमला करता है जो परमाणु बम की तैयारी कर रहा है, उससे बहुत बड़ी तबाही सामने आएगी। उन्होंने टेलर ने ये बात कही है कि हालांकि जब राष्ट्रपति पद की शपथ ली डोनाल्ड ट्रंप ने, तो ये कहा था कि वो ऐसी किसी भी जंग नहीं करेंगे या जंग से दूर रहेंगे जिसमें भारी जान माल की नुकसान हो, दुनिया भर को उसके खमियाजा भुगतना पड़े, क्योंकि पूरे देश के अगर परमाणु हमला होता है तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी और बड़े जान माल का नुकसान होगा। बहरहाल अब देखिए इसमें क्या होता है कि ट्रंप जो है वो न तो समझौता हो रहा है, हॉर्मुज़ पर जंग चल रही है, रोज़ वो कहते हैं कि मेरा कब्ज़ा है, ईरान कहता है मेरा कब्ज़ा है, और रोज़ इसी जवाबी कव्वाली में दिन कटते जा रहे हैं। लेकिन ईरान को अब बहरहाल अपनी दादागिरी, अपनी ताकत दिखाने के लिए तो रोज़ ही कहते रहे, धमकी देते रहे। अब देखिए कहीं वाकई में ना ऐसा कुछ बड़ा कर दें जिससे कि जो है दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाए, क्योंकि परमाणु हमले से बहुत जान माल का नुकसान होगा और अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। बहरहाल अब देखिए इसमें क्या होता है, कौन किसको मारता है। लेकिन उधर ईरान ने भी अपने देश के अंदर ये बात कही है कि अगर दुश्मन देश का कोई आदमी हमारे देश का मारेगा उसको, तो हम उसको पुरस्कृत करेंगे। अब इसमें क्या पुरस्कार देंगे, क्या नहीं देंगे, और कहा है कि अगर महिलाएं मारती हैं तो उसको हम दुगना पुरस्कार देंगे। बहरहाल अब देखिए क्या होता है। ईरान या अमेरिका का ये तनाव जो है वो अब फिलहाल समझौता भी नहीं है। अब ये नई बात सामने आ गई है कि परमाणु हमले की तैयारी में रणनीतिक बैठकें कर रहा है। देखिए बहरहाल इसके अलावा अभी जो 3 मुस्लिम देशों के बीच समझौता हुआ है रक्षा को लेकर, अपनी सुरक्षा को लेकर के, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच, इसकी डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत तारीफ़ की है और खुशी जाहिर की है और कहा है कि ये बहुत अहम और मजबूत कदम है और ये होना चाहिए है। इससे जो है इन तीनों देशों की सुरक्षा का और मजबूत हो जाएगा दायरा। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप के कहने के बाद अब तमाम इस पर विशेषज्ञों ने ये कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को ये भी समझना चाहिए कि ऐसे तमाम देश जो है अब ये महसूस करने लगे हैं कि हमें अपनी सुरक्षा का इंतज़ाम, अब सुरक्षा व्यवस्था अपनी खुद से करनी है, न कि हमें किसी बड़े मुल्क के ऊपर निर्भर रहना है। यानी हम अमेरिका के सहारे अपनी सुरक्षा व्यवस्था नहीं छोड़ सकते। तो इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को ये भी समझना चाहिए कि ऐसे देश अगर अभी तक हमारे भरोसे अपनी सुरक्षा मजबूत मान के चल रहे थे कि हम बचाएंगे उन्हें, हम तो अब ये कि वो हमसे दूर हो क्यों हो रहे हैं। बहरहाल ये चर्चा का विषय है, इस पर तमाम तरह की चर्चाएँ हो रही हैं। अब ये समझौता ये मक्का संयुक्त समझौता हुआ है 7 अगस्त को 2026 को अभी ये समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो इसको लेकर के बहरहाल भारत पर भी की भी चिंता बढ़नी चाहिए इसको लेकर के, क्योंकि इसमें पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान अगर ये जो समझौता है उसके मुताबिक इसमें कहा गया है कि किसी भी मुल्क पर हमला तीनों मुल्क को माना जाएगा। यानी अगर पाकिस्तान पर कोई हमला होता है तो ये सऊदी अरब और तुर्की मुल्क उसका साथ देगा। तो अब सऊदी अरब से भारत के भी संबंध अच्छे हैं, पाकिस्तान से तनाव वाले हैं संबंध, क्योंकि वो आतंकवाद की अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा है, भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियाँ जारी रखता है, तो भारत उसको जवाब देता है। तो अब ऐसे में ये तो लोगों की निगाह रहेगी कि अगर ऐसा हुआ कभी भविष्य में तो क्या सऊदी अरब भारत के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, पाकिस्तान का साथ देगा। बहरहाल भारत का कहना है कि वो भी इस मामले पर नज़र रखे हुए हैं। ऐसे तमाम देश अब अपने बारे में विचार करने लगे अपनी सुरक्षा को लेकर के। इसके अलावा बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान भारत आने वाले थे और उनके स्वागत की तैयारी भी हो रही थी भारत में। भारत जान रहा था कि बांग्लादेश से संबंध अच्छे बनाने के लिए दोनों देशों के बीच मुलाकात होना चाहिए, तो प्रधानमंत्री तारिक
रहमान आने वाले थे। अब उन्होंने अचानक अपने प्रोग्राम को ये कह के रद्द कर दिया, निरस्त कर दिया, टाल दिया है कि जब तक अब वहाँ से पूर्व बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री जब तक हमें उनका प्रत्यर्पण नहीं करा लेते, भारत से बांग्लादेश नहीं बुला लेते, तब तक हम दौरे पर नहीं जाएंगे। तो अब ये जो यहाँ पर पनाह लिए हुए हैं, उनके प्रत्यार्पण के लिए ये लगातार कोशिशें कर रहे हैं बांग्लादेश से कि इनका जो है अपने यहाँ बुला लें। और शेख हसीना यहाँ 2024 से जब वहाँ पर भगदड़ मची थी, बवाल हुआ था, बगावत हुई थी छात्रों की, जनजी की, तो इनकी अपदस्थ हो गई थी, इनकी सरकार का तख्ता पलट गया था, ये किसी तरह से जान बचा के भागी और भारत में पनाह लिए हुए। तो अब बांग्लादेश जैसे मुल्क अब भारत से ये कह रहा है कि शर्त लगा रहा है कि पहले उनको आप अपने यहाँ से हमारे हवाले करिए। प्रत्यार्पण संधि होती है दोनों देश के बीच में कि अगर कि हमारे देश का कोई मुजरिम आपके पास है या कोई भी ऐसा व्यक्ति आपके पास है जो हमें जिसकी तलाश है किसी केस में या उसमें, तो उसका आपको प्रत्यार्पण करना पड़ेगा, यानी उसको आप हमारे हवाले करना पड़ेगा। यह कानून है, तो लंबा कानून है, इसमें समय लगता है। लेकिन इस तरह से तारिक रहमान का भारत के साथ ये इशारा देना कि अब उनको आप करिए पहले हमारे हवाले, तब हम भारत आएंगे। तो देखिए बहरहाल इसमें क्या होता है, भारत भी इस पर निगाह रखे हुए है। हालांकि कहा जा रहा है कि शेख हसीना ने दिसंबर के महीने में खुद आने का ऐलान कर दिया था कि बांग्लादेश वापस होंगे, चाहे उन्हें फांसी क्यों न दी जाए। तो यहाँ भारत में उन्होंने पब्लिकली भी ये बात कही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या बयान दे करके, तो उससे ये तारिक रहमान घबरा गए, परेशान हो गए कि अब अगर हम कुछ इनके साथ ऐसा वैसा करेंगे तो हो सकता है कि इनको भारत से समर्थन मिले या कहीं से और समर्थन मिले। तो अब वहाँ की सरकार घबराई हुई है, तारिक रहमान की सरकार, कि शेख हसीना आएंगी तो उनको पहले ही अरेस्ट करने की बात कर रहे हैं कि अगर वो यहाँ सरेंडर करेंगे भी तो उससे पहले ही हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे। तो दोस्तों आज के तबसरे में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार, आदाब।